मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी होने के चलते मुझे सरकारी नौकरी मिल गई थी। सरकारी नौकरी लगते ही मुझे शादी के रिश्ते आने लगे। मेरे गरीब माँ बाप भी चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। मेरे गांव के एक दलाल ने मेरा रिश्ता पास के शहर के एक काफ़ी अमीर घर में करवा दिया। मैं तो गांव की ऐसी लड़की चाहता था जो मेरे माँ बाप की सेवा कर सके, लेकिन पता नहीं उस दलाल ने मेरे पिता को क्या घुट्टी पिलाई थी कि उन्होंने तुरंत शादी की हाँ कर दी। सगाई होते ही लड़की वाले तुरंत शादी करने को कहने लगे और मेरे पिताजी ने तुरंत शादी के लिए हाँ भर दी। शादी से पहले मुझको इतना भी मौका नहीं मिला था कि मैं अपनी होने वाली पत्नी से बात कर सकूं। मेरी माँ ने मेरी बात को भांप लिया था और उन्होंने मेरे पिता से कहा भी कि अजय को अपनी होने वाली पत्नी को देख लेने दो, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि शादी के बाद खूब जी भर के देख लेगा। खैर, शादी हो गई और मुझको दहेज में बहुत कुछ मिला। सुहाग रात को ही मुझको कुछ कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि मेरी नई नई पत्नी बनी गीता ने न तो मेरे माता पिता की इज्जत की थी और न ही सुहाग रात को उसने मुझको अपने पास फटकने दिया। मैंने गीता से कई बार पूछा भी कि तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती तो नहीं की गई है, लेकिन गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। शादी के चौथे दिन मैं अपनी माँ और पिताजी के कहने पर एक रस्म के मुताबिक गीता को छोड़ने ससुराल चल दिया। मैं और गीता ट्रेन से उतरकर पैदल ही चल दिए। मेरी ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही थी। रास्ते में गीता मुझसे आगे चलने लगी। मैंने देखा कि दो लड़के मोटरसाइकिल पर हमारी तरफ आ रहे थे। वे गीता को देखकर रुक गए और गीता भी उनको देखकर काफी खुश हुई। मैं जब तक गीता के पास पहुंचा तब तक वे दोनों लड़के मेरी तरफ देखते हुए चले गए। गीता के चेहरे पर असीम खुशी झलक रही थी। मेरे पास आने पर गीता ने मुझको उन लड़कों के बारे में कुछ नहीं बताया और मैंने भी नहीं पूछा। मैं अपनी ससुराल पहुंचा। वहां पर सब लोग केवल गीता को देखकर खुश हुए और मेरी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। गीता की माँ उसे लेकर अंदर चली गई और मैं बाहर बरामदे में खड़ा रहा। अंदर से मेरे ससुर और साला बाहर आए। मेरे ससुर ने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। मैं चुपचाप बैठ गया। मुझे वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरे साले ने तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। शाम होने को थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुझको फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में ठहरा दिया। मैं थोड़ा लेट गया और मेरी आंख लग गई। नीचे शोर सुनकर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अंधेरा हो चुका था और रात के 10 बज चुके थे। मैं खड़ा हुआ और मैंने मुंह धोया। मुझको हैरानी हो रही थी कि किसी ने मुझसे चाय तक नहीं पूछी थी। मैं उसे अपना वहम समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग तो मेरे पास भी था, इसलिए मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अब नीचे से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। मेरे ससुर शायद किसी से बात कर रहे थे। मैंने नीचे झांका तो पाया कि मेरे ससुर और 2-3 लोग बरामदे में महफिल लगाए शराब पी रहे थे। मेरे ससुर बहुत शराब पी चुके थे, इसलिए वे अब होश में नहीं थे। वे बोले, देखा मेरी अक्ल का कमाल, मैंने अपनी बिगड़ैल बेटी की शादी
कैसे एक गरीब लड़के से करा दी, वरना आप लोग तो कह रहे थे कि इस बिगड़ी लड़की से कौन शादी करेगा। इतना कहकर वे जोर से हंसे और बाकी बैठे दोनों लोगों ने भी उनका साथ दिया और उनकी इस बात का समर्थन किया। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। तभी मेरी सास आई और मेरे ससुर के कान में कुछ बोली, जिसको सुनकर वे तुरंत अंदर गए। अब मुझको समझ आ गया था कि मेरे ससुर ने ही अपना रूप दिखाकर मेरे पिताजी को डराया होगा और मेरी शादी गीता से कर दी होगी। तभी मेरे पिताजी मेरी शादी में मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। मेरा सिर चकरा रहा था। मैं तुरंत नीचे उतरा और अंदर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने अंदर देखा कि गीता एक कोने में नीचे ही बैठी है और मेरे ससुर उसके पास खड़े उसे डांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह किसके साथ अपना मुंह काला करा आई। मुझको तो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि मेरी शादी किसी बिगड़ैल लड़की से करा दी गई है और उसका परिवार भी सामाजिक नहीं है। तभी मेरी सास ने गीता के बाल पकड़े और उसको मारने लगी। गीता बिल्कुल चुप थी। वह अपनी पिटाई का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही थी। गीता की माँ उसे रोते हुए मारे जा रही थी। तभी पता नहीं मुझको क्या सूझा कि मैं अंदर पहुंचा और अपनी सास से गीता को मारने को मना किया। मुझको अंदर आया देख सास ससुर घबरा गए। ससुर का तो नशा भी उतर गया था। वे समझ चुके थे कि मैंने सब सुन लिया है। मेरे ससुर अब कुर्सी पर बैठकर रो रहे थे और मेरी सास का भी बुरा हाल था। तभी मेरे ससुर एक झटके में उठे और कमरे से अपनी 2 नाली बंदूक ले आए और गीता की तरफ तान कर बोले, मैंने इसकी हर गलती को माफ किया है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी शादी कराई है और अब यह मुंह काला कराकर पता नहीं किसका पाप अपने पेट में ले आई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी मैंने उनके हाथों से बंदूक छीन ली और एक तरफ फेंक दी। मैं बोला, चलो गीता मेरे साथ अपने घर। गीता ने झटके से अपना चेहरा ऊपर उठाया। मेरी बात सुनकर मेरे सास ससुर भी चौंक गए। मेरे ससुर बोले, अजय, तुम गीता की इतनी बड़ी गलती के बावजूद उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते हो? मैं बोला, आप सब लोगों के लाड़ प्यार की गलती गीता ही क्यों भुगते? इसमें इसकी क्या गलती है? गलती तो आपके परिवार की है, जो ऐसे काम को अपनी शान समझते हैं और उसको छिपाने के लिए मुझ जैसे लड़के से उसकी शादी करवा दी। मैं थोड़ी देर रुका और फिर बोला, गीता की यही सजा है, उसे मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर मेरे ससुर ने मेरे पैर पकड़ लिए, लेकिन मैंने उन्हें उठाया और गीता का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। गीता मेरे पीछे पीछे हो ली। मेरे ससुर तो हाथ जोड़े खड़े थे। मैं और गीता पैदल ही जा रहे थे। तभी हमें वही दोनों लड़के मिले जो हमें आते हुए मिले थे। अब की बार वे दोनों पैदल ही थे। गीता को देख उनमें से एक बोला, चलो गीता डार्लिंग, हम तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को गिरवा देते हैं और फिर से मजे करेंगे। इतना कहकर वे दोनों बड़ी बेहुदगी से हंसने लगे। उनमें से एक ने गीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उससे पकड़कर अच्छी खासी धुनाई कर दी, और जब दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने आया तो गीता ने उसके बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और लातों से अधमरा कर दिया। थोड़ी देर में वे दोनों वहां से भाग खड़े हुए। गीता का साथ देना मुझको अच्छा लगा था। घर पहुंचकर मैंने अपने माँ और पिताजी को कुछ नहीं बताया। अब गीता ने मेरे घर को इस तरह से संभाल लिया था कि मैं सब कुछ भूल गया। गीता ने जब अपने पेट में पल रहे बच्चे को गिराने की बात कही तो मैंने कहा, इसमें इस मासूम की क्या गलती है? गीता मेरे पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। मैंने उसे उठाया और गले से लगा लिया। मैं बोला, गीता, तुम्हारे ये पछतावे के आंसू ही तुम्हारी पवित्रता है।